ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 5 तक हो चुका है। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, जो भी ब्रिटिश काल की जो सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, फिर वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश काल की शिक्षा नीति, क्या क्या शिक्षा नीति थी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, वो जानेंगे। ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के चलन। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के विकास के लिए विभिन्न चरण थे। प्रथम चरण 1772 से 1813 तक जिसमें उदासीनता हमें देखने को मिलती है। ब्रिटिश शासन जो होता है कोई भी शिक्षा के लिए कुछ नहीं करती है। द्वितीय चरण जो होता है जिसमें 1813 से 1857 तक देखने को मिलता है, जिसमें सक्रिय हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाता है। फिर तीसरा चरण देखने को मिलता है जिसमें रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन एवं समर्थन किया जाता है। फिर चौथा चरण जो कि 1885 के बाद हमें देखने को मिलता है, इसमें राष्ट्रवादी नेतृत्व के प्रभाव में सरकार द्वारा सीमित सुधार किया गया। ठीक है, प्रथम चरण के बारे में सबसे पहले जानेंगे, जिसमें उदासीनता देखी जाती है। प्रथम चरण 1772 से 1813 तक में ब्रिटिश शिक्षा नीति किस प्रकार थी। साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित के लिए वो हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन और साहित्य, भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन किया गया और साहित्यों का अध्ययन किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। इन्होंने अपनी पत्रिका एशियाटिक रिसर्चर्स की पत्रिका किसकी थी, सर विलियम जोन्स की थी। जो अनुवाद था वो विलिंगकंसन ने 1884 में श्रीमद् भागवत गीता और हितोपदेश का अनुवाद किया था। विलिंगसन ने श्रीमद् भागवत गीता और हितोपदेश का अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, गीता गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया था, और मनुस्मृति इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदू लॉ, मनुस्मृति को इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदू लॉ भी कहा जाता है। इन तीनों का अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की स्थापना की थी लॉर्ड आलहोड जो कि संस्कृत व्याकरण का अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था लॉर्ड आलहोड ने। इसके बाद पढ़ेंगे समाज सुधार के बारे में। सर जॉन शोर जो कि 1795 में सर जॉन शोर ने नवजात कन्या हत्या पर रोक लगा दी थी और शिशुवध प्रतिबंध कर दिया था। शिशुवध पर प्रतिबंध किसने किया था, जॉन शोर ने शिशुवध पर प्रतिबंध 1795 में किया था। शिशुवध और नवजात कन्या हत्या पर रोक जो था वो जॉन शोर ने लगाया था। जॉन शोर ने 1795 में कन्या नवजात हत्या पर रोक और शिशुवध पर प्रतिबंध कर दिया था। उसके बाद हम लोग द्वितीय चरण के बारे में जानेंगे। 1813 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश शिक्षा का दूसरा चरण चला। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति थी और इसलिए अब भारत पर इनका सक्रिय हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था। श्वेत व्यक्ति का भार का औचित्य सिद्धांत करना, मतलब कि जो श्वेत व्यक्ति थे उनका बस एक ही सिद्ध करना था कि जो श्वेत व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, हर चीज़ में बेहतर है, ये दिखाना चाहते थे। तत्कालीन नवजात प्रबुद्ध भारतीय वर्ग का दबाव, जो भी तत्कालीन नवजात प्रबुद्ध है, जो भी बुद्धिजीवी लोग जो भी भारत में बुद्धिजीवी लोग जो भी जन्म लिए थे उनका प्रभुत्व दबाव धीरे धीरे बनने लगा, जिसके कारण बहुत सारे सुधार हुए। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन आया जो कि विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। सती प्रथा उन्मूलन जो कि विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। 1829 में लाया गया था। 1830 में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1830 में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया।
ये वाला इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा उन्मूलन जो कि धारा 17 था। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। इसका उल्लेख 1835 में किया गया है। दास प्रथा का प्रतिबंध किसने किया था? 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू किया था लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू कर दिया था। 1844 से 1848 में नरबलि प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1844 से 1848 में नरबलि प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसी के बाद शिक्षा का विकास शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठगी प्रथा का उन्मूलन कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था। ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने लगाया था। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का उन्मूलन शुरू किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और इसके बाद शिक्षा का विकास में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद भारत में तृतीय चरण आता है 1857 से लेकर 1885 तक, जिसमें हम लोग 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। पुनः औरक्षेप की नीति शुरू कर देता है। इसके बाद अंग्रेज नेटिव मैरिज एक्ट शुरू करता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक लड़की की आयु 14 वर्ष नेटिव मैरिज एक्ट जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक करता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा 1872 में शुरू किया जाता है, जिसमें लड़की का आयु शादी करने की आयु 14 साल निर्धारित कर दी जाती है। इसके बाद भारत में चतुर्थ चरण आता है जो 1885 के बाद का समय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। राष्ट्रवादियों की समाज सुधार मांग शुरू हो जाती है। सीमित समाज सुधार की मांग हो रही थी उसमें तक। इसके बाद बहुत सारे सुधार लाते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा 1891 में का अधिनियम जो कि लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। 1891 का अधिनियम जो कि लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। कन्या विवाह आयु जो थी अब वो 12 वर्ष कर दी थी। ब्रह्मजी माला के प्रयास द्वारा तिलक द्वारा इसका विरोध किया गया। तिलक द्वारा इस कन्या विवाह जो 12 वर्ष कर दी गई थी इसका विरोध तिलक के द्वारा किया गया। 1929 में शारदा अधिनियम आया। 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 शारदा अधिनियम कब आया? अधिनियम 1929 में आया। शारदा अधिनियम 1929 में आया। राय हरबिलास शारदा की सिफारिश पर शारदा अधिनियम 1929 में आया, जिसमें लड़का को शादी का उम्र 18 वर्ष तथा लड़की की शादी का उम्र 14 वर्ष कर दिया गया। शारदा अधिनियम कब आया? 1929 में शारदा अधिनियम आया। 1929 में शारदा अधिनियम आया, जिसमें राय हरबिलास शारदा की सिफारिश पर राय हरबिलास शारदा की सिफारिश में लड़के की आयु जो है वो 18 वर्ष कर दी गई और जो लड़की की आयु थी वह 14 वर्ष कर दी गई शादी की आयु। इसके बाद 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आया। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में आया। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में आया, जो कि लॉर्ड लिनिथगो ने लाया था। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाने लगा। उसके बाद हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार 1937 में आया, जो कि लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा लाया गया था। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो कि लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा आया गया था 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्यिक सांस्कृतिक नीतियों का प्रभाव। जो भी ब्रिटिश साम्राज्यिक सांस्कृतिक नीतियाँ थी उसका प्रभाव अब हम देखेंगे। जो ब्रिटिश साम्राज्यिक सांस्कृतिक नीतियाँ थी उसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सकारात्मक कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक में आधुनिक शिक्षा दी गई, तर्कवाद और वैज्ञानिक प्रकृति की शिक्षा दी गई और जिसके पश्चात प्रगतिशील विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि का प्रचार हुआ। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत एक नवीन मध्यम वर्गीय समाज का उदय हुआ। चौथा इसका सकारात्मक था कि ब्रिटिश सांस्कृतिक नीतियों का प्रभाव का चौथा बात सकारात्मक बात था कि सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन हुआ। जो भी कुरीति चलते
चलती आ रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, ठगी उन्मूलन हो गया, ये सब जो कुरीति चलती आ रही थी वो सब धीरे धीरे खत्म हुआ। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि श्वेत व्यक्ति भार की अवधारणा, जो श्वेत व्यक्ति है वो अपने आप को ही सबसे महान समझने लगे, ठीक है, ये सब भार उनके ऊपर आने लगा। भारतीयों के हीन और असभ्य मानना, और जो भारतीयों को तो जो श्वेत व्यक्ति थे वो इंडियंस को, जो भारतीय थे उसे असभ्य मानने लगे थे, असभ्य मानने लगे थे। जबरन ईसाई धर्मांतरण, जबरन हिंदुओं को, मुसलमानों को ईसाई धर्मांतरण किया जाने लगा। इनका उद्देश्य से ब्रिटिश उपनिवेशिक हित थे, इसका उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेशिक हित, अपने देश के हित के लिए करते थे। कार्यान्वयन में कमी और सीमित सुधार किया गया, और बहुत ही कम सुधार किया गया। समाज सुधार उन्मूलन के एक बार फिर से नज़र डालते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नवजात कन्याओं की हत्या पर संबंधी अधिनियम, नवजात कन्याओं की हत्या पर संबंधी अधिनियम 1765 में सर जॉन सॉर ने किया था। नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगा दी, इसे साधारण हत्या के स्थान पर अपराध घोषित कर दिया। नवजात कन्याओं की हत्या से संबंधी अधिनियम जो था 1765 में सर जॉन सॉर ने शुरू किया था, सर जॉन सॉर ने शुरू किया था, सर जॉन सॉर ने शुरू किया था। नवजात कन्या की हत्या संबंधी अधिनियम 1765 में सर जॉन सॉर ने शुरू किया था। इसमें नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगा दिया गया, इसके साधारण हत्या के समान अपराध घोषित कर दिया गया, इसे साधारण हत्या के समान अपराध घोषित कर दिया गया। मतलब कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी जो कि गर्ल होगी उसका हत्या करता है तो एक आदमी की हत्या के बराबर उन पर अपराध घोषित किया गया। नवजात कन्याओं की हत्या के संबंधी अधिनियम को लाया गया 1765 में सर जॉन सॉर के द्वारा। शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1795 से 1804 तक सर जॉन सर और लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था सर जॉन सॉर ने, सर जॉन सॉर ने और लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1795 से 1804 ईस्वी के बीच में ये लगा था। सती प्रथा निषेध, सती प्रथा जो था वो निषेध कर दिया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा निषेध किया गया था, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा निषेध जो हुआ था 1829 में, सती प्रथा निषेध कब हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा उन्मूलन किया गया। सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया 1829 में। ठगी प्रथा पर 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। 1830 में बेंटिक के समय में कार्ल स्लीमैन के नेतृत्व में 1830 ईस्वी तक ठगों का दमन किया गया। 1830 ईस्वी तक ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया? ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दो कार्य किए गए, एक हो गया सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा हो गया ठगी प्रथा का उन्मूलन। दो काम किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में, दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा। दास प्रथा को 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा। 1843 में दास प्रथा को क्या किया? दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। नरबली प्रथा जो नरबली प्रथा थी 1844 से 1848 में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के द्वारा नरबली प्रथा को खत्म कर दिया गया। कैंपबेल के नेतृत्व में 1844 से 45 ईस्वी तक इस कुप्रथा का अंत हो गया। जो नरबली प्रथा थी वो 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा इस प्रथा को खत्म किया गया। नरबली प्रथा को खत्म किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने किया था। नरबली प्रथा को खत्म किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति जो थी लॉर्ड कैनिंग ने दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। सिविल मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध, कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई थी। सिविल मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। एज ऑफ द कंसेंट एक्ट जो था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। एज ऑफ द कंसेंट एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। लड़कियों की विवाह योग्य आयु की न्यूनतम सीमा 12 वर्ष निर्धारित कर दी थी। लड़कियों की विवाह योग्य आयु की न्यूनतम सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। लड़कियों की विवाह योग्य आयु की न्यूनतम सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई थी।
इसके बाद शारदा अधिनियम 1929 में आता है, जो कि लॉर्ड इरविन ने लाया था। शारदा अधिनियम जो कि 1929 में लॉर्ड इरविन लाता है। शारदा अधिनियम 1929 में लॉर्ड इरविन लाता है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो कि 1937 में लिनलिथगो आता है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में लिनलिथगो लाता है। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था। एक बार जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं। नवजात कन्याओं की हत्या पर संबंधी अधिनियम, जो भी नवजात कन्या थे उससे संबंधी हत्या का अधिनियम किसने लाया था? सर जॉन सॉर्ड ने लाया था। नवजात कन्याओं के शिशु वध प्रतिबंध किया था सर जॉन सॉर्ड और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। शिशु वध प्रतिबंध किसने किया था? सर जॉन सॉर्ड और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सती प्रथा पर निषेध किसने लाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था। सती प्रथा पर रोक किसने किया था? सर विलियम बेंटिक ने किया था। ठगी प्रथा पर भी रोक किसने किया था? सर विलियम बेंटिक ने किया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया था। नरबली प्रथा का खत्म लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा को खत्म किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड कैनिंग ने किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, विवाह से रिंग से याद कर सकते कैनिंग। हाँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि लॉर्ड कैनिंग ने किया था। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। सिविल मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। एज ऑफ द कंस्टेंट एक्ट जो कि लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। एज ऑफ द कंस्टेंट एक्ट जो कि लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। शारदा अधिनियम जो कि लॉर्ड इरविन ने लाया था। शारदा अधिनियम जो कि लॉर्ड इरविन ने लाया था। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो कि लिनलिथगो ने लाया था 1937 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशकालीन शिक्षा नीति के बारे में। जो भी ब्रिटिशकालीन शिक्षा नीति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा नीति में सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कारण एवं उद्देश्य, क्या कारण हुए शिक्षा नीति देने का। आंग्ल प्राच्य विवाद, जो इसमें आंग्लो प्राच्य विवाद मतलब कि इंग्लिश और हिंदी में जो विवाद हुए थे ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, ये क्या था? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या था ये पढ़ेंगे। विकास क्रम देखते हैं, इसमें 3 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले 1813 से पूर्व क्या था, 1813 के बाद क्या हुआ और स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात क्या हुआ। 1813 के बाद कुछ ईसाई मशीनरी भी बनी, विभिन्न आयोग का निर्माण हुआ, ये सब बारे में पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा की शुरुआत, भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा की शुरुआत नीति के कारण क्या था? ब्रिटिशकालीन शिक्षा नीति का उद्देश्य और कारण क्या था? ब्रिटिशकालीन शिक्षा नीति का कारण यह उद्देश्य था कि भारत बुद्धिजीवी वर्ग और मिशनरी धर्म प्रचार हेतु द्वारा सरकार पर दबाव बनाना चाहता था। ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय कर्मचारी वर्ग तैयार करना, जो भी ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय कर्मचारी वर्ग तैयार करना। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और अपनी एकता बनाने हेतु सामाजिक आधार तैयार करना। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और अपनी एकता बनाने हेतु सामाजिक आधार तैयार करना। जनता के मध्य वेमन्स को बढ़ाना, जनता के मध्य वेमन्स को बढ़ाना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल प्राच्य विवाद, क्या क्या हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही एक आंग्ल गुट बन गया था और एक प्राच्य गुट बन गया था। आंग्ल गुट में ट्रेवेलियन और मैकाले था, जिसमें जो कहता था कि आधुनिक विषयों और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के समर्थक थे। जो ट्रेवेलियन और मैकाले जो थे वो आधुनिक विषयों की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के समर्थक थे। और इसी के बाद मैकाले प्रस्ताव निकलता है 1835 में। बेंटिक की मान्यता दी, बेंटिक ने इसे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले प्रस्ताव को 1835 में क्या करता है? मान्यता दे देता है। एक प्राच्य गुट था जिसमें कि हेनरी प्रिंसेप, जैन प्रिंसेप और एच.एस. विल्सन था। पारंपरिक भारतीय विषयों और भारतीय भाषाओं में शिक्षा के समर्थक ये करते थे। जो भी भारतीय भाषाओं था उसी भाषाओं में शिक्षा का समर्थक ये करते थे। लेकिन जो ट्रेवेलियन और मैकाले था ये सब बोल रहा था कि अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहिए, जिसके बाद मैकाले प्रस्ताव निकलता है और 1835 में बेंटिक ने मैकाले प्रस्ताव की मान्यता दे दी। लॉर्ड मैकाले, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि रक्त और रंग से भारतीय किंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से अंग्रेज हो। ठीक है, ये सब लॉर्ड मैकाले का कथन है। इसके बाद बढ़ेंगे अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या था, जो शिक्षा नीति थी उसी में के अंतर्गत आता है। एक अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा क्रियान्वित किया गया। इसको शिक्षा जो था वो भारतीय उच्च वर्ग के लिए था। अधोमुखी निष्पादन जैसे कि संशोधन कर दिया गया। शिक्षा का विकास क्रम देखेंगे, 1813 से पहले क्या था, 1813 के बाद क्या था और स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ। शिक्षा ब्रिटिशकालीन शिक्षा में 1813 के पूर्व की स्थिति के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। 1813 से पहले
भारतीय ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। प्रारंभिक दौर में सिर्फ व्यापार पर ध्यान था। जो ब्रिटिशकालीन व्यवस्था थी उसको सिर्फ व्यापार पर ध्यान था। चार्ल्स ग्रांट जो थे भारत की आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक। चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जनक। शिक्षा एजुकेशन ग्रांट आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, जिसने विद्यालयों की स्थापना का विचार दिया था, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें प्रमुख मुल्ला मुजिद्दीन था। इसमें फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून और अनुवादक ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता था। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा शुरू किया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा शुरू किया गया था, 1791 में 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई था। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन करना, इसमें हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन किया जाता था इस कॉलेज में, बनारस संस्कृत कॉलेज में। कलकत्ता और आगरा में भी संस्कृत कॉलेज खोले गए थे। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में अधिकार प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता की अधिकार प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई, जो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर दफ ने किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना डेविड हेयर और अलेक्जेंडर दफ ने किया था, जिसका कि साथ दिया था राजा राम मोहन रॉय ने। यह एक अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज था, जिसमें पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाया जाता था। वित्तीय समस्याओं के कारण कंपनी को सौंप दिया गया। फिर यह कॉलेज था, वित्तीय समस्याओं के कारण बाद में कंपनी को सौंप दिया गया। 1813 के बाद हम लोग शिक्षा नीति के बारे में, ब्रिटिश शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे। 1813 के बाद 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें शिक्षा हेतु 1 लाख का बजट दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम में भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट दिया गया। 1823 के बाद ये, लेकिन 1823 के बाद चालू हुआ, था। 1813 का शिक्षा अधिनियम 1823 के बाद चालू हुआ था। लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र 1835, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो कि 1835 में शुरू हुआ था। विषय था पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य। इसका माध्यम था अंग्रेजी। उद्देश्य था अंग्रेजी विचारधारा वाले भारतीयों का निर्माण, जो कि अंग्रेजी विचार वाले भारतीय थे, उनका निर्माण किया जाना था। भारतीय शिक्षा में निम्न दर्जे को बताया। 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया। 7 मार्च 1835 को इसे विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किया गया था। वुड डिस्पैच 1854, डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच 1854, डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच लागू किया गया। वुड डिस्पैच डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। ये वुड डिस्पैच का क्या था, चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ द कंट्रोल के प्रधान द्वारा भारतीय शिक्षा हेतु वुड डिस्पैच को शुरू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। फोकस था इसका उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रमुख प्रावधान था। शिक्षा का माध्यम, इसमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी। वुड डिस्पैच में शिक्षा का माध्यम के लिए उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी, जो कि हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी तथा स्कूली ज्ञान के लिए स्थानीय भाषा चुनी गई थी। अतः अधोगामी निष्पादन सिद्धांत के विपरीत था। जो वुड डिस्पैच था उसका हम लोग संरचना के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर कैसी थी। 1897 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय अंग्रेजी खोले। वुड डिस्पैच के लिए जिला जो था आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल बनाया गया था। जो गांव था स्थानीय भाषा वाली प्राथमिक शाला। ठीक है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। वुड डिस्पैच के अंतर्गत स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके लिए कलकत्ता में बैथून स्कूल 1849 की संकल्पना को बढ़ावा दिया गया। कलकत्ता में बैथून स्कूल जो कि 1849 में बना था, उसकी संकल्पना को बढ़ावा दिया गया। प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग शुरू किया गया। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में गठित हुई थी। शिक्षा के स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा, जो
जो शिक्षा का स्वरूप होगा वह धर्मनिरपेक्ष होगा। निजी शिक्षा प्रयत्नों को बढ़ावा देने हेतु अनुदान दिया जाएगा। जो भी निजी शिक्षा होगा उसको बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाएगा। तकनीक और शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल शुरू किए जाएंगे। तकनीक और शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल शुरू किए जाएंगे। हंटर शिक्षा आयोग, इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग आया था। वुड-डिस्पेज किसके द्वारा आया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड-डिस्पेज आया था। वुड-डिस्पेज डलहौजी के द्वारा आया था। उसके बाद हंटर आयोग शिक्षा आयोग आता है जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा आता है। हंटर आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा आता है। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा आता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा आता है। राइप हंटर शिक्षा आयोग क्या था? जो कि विलियम हंटर के नाम पर हंटर शिक्षा आयोग पड़ता है। 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे हंटर शिक्षा आयोग में। 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। इसका उद्देश्य था 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। हंटर आयोग का उद्देश्य था 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की समीक्षा करना। सिफारिशें थी प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा, जो भी प्राथमिक शिक्षा थी उसके लिए स्थानीय भाषा। माध्यमिक शिक्षा के लिए साहित्य विश्वविद्यालय हेतु और व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाना था। स्त्री शिक्षा हेतु बड़े स्कूल खोले जाएं। स्त्री शिक्षा हेतु स्कूल बड़े किए जाएं। इसका प्रभाव क्या पड़ा? माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का तेज विकास हुआ है। जो हंटर आयोग था उसके बाद माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का तेज विकास हुआ। पंजाब और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय खोले गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आया था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने लाया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया था। इसका परिचय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का परिचय क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा हेतु 1902 में गठित थॉमस रेले आयोग की सिफारिश की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा हेतु 1902 में गठित थॉमस रेले आयोग की सिफारिश की गई। 2 भारतीय जिसका नाम होता है सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिन गुरुदास बनर्जी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से 2 भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है। पहला का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी, पहला का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा का नाम है जस्टिन गुरुदास बनर्जी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से 2 नाम जुड़े हुए थे, एक था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा था जस्टिस गुरुदास बनर्जी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो विश्वविद्यालय है उसको अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या तथा अवधि कम कर देनी चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि यह पर सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हो। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को निषेध अधिकार किया गया और यह सरकार को अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती थी। सरकार यदि आवश्यकता समझे तो इस संबंधों में नई नियमावली बना सकती थी। उसके बाद चौथा काम क्या हुआ कि उच्च शिक्षा तथा कॉलेज विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख की राशि प्रति वर्ष दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होने लगा। इसके बाद अत्यधिक सरकारी नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था में अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होने लगा। राष्ट्रवादियों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहा था। भारतीय शिक्षा अधिनियम 1904 को रामकृष्ण गोखले ने पीछे की ओर ले जाने वाला शिक्षा का अधिनियम कहा था। इसके बाद शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव कब आया? 1913 में आया। 1906 में बड़ौदा रियासत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को इसी तरह के प्रगतिकाल कर्मों को लागू करने की मांग की। इसके बाद जो भी वहाँ के नेता थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसी तरह के प्रगतिशील कार्य करने की मांग की। इस प्रस्ताव ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की मांग को तो स्वीकार नहीं किया, किंतु निरक्षरता समाप्त करने की नीति का अवश्य स्वीकार कर लिया गया। इसके अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को समाज एवं निर्धन एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था करके हेतु प्रेरित किया गया। इसके बाद सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो कि 1917-1919 में आया था, जिसमें प्रमुख थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय आया था। ये सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो कि 1917 से 1920 के समय आया था, जिसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का परिचय देखते हैं। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे सैंडलर। 2 भारतीय सदस्य थे इसमें, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग में
दो भारतीय अध्यक्ष थे, पहला था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा था डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय, परंतु सभी विश्वविद्यालय पर लागू। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय पर, इसका उद्देश्य सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय पर डालना था, लेकिन ये सभी विश्वविद्यालय पर लागू कर दिया जाता है। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी, क्या क्या मांग थी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की गई। 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसका आलोचना किया गया। विद्यालय स्तर की शिक्षा 12 वर्ष की हो, जो विद्यालय स्तर की शिक्षा है वो 12 वर्ष तक कंप्लीट हो जाए। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद 13 वर्षीय पाठ्यक्रम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु विद्यालय में दाखिला हो जाए। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए 3 वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के नियमों में बनाने में कठोरता नहीं होना चाहिए, और जो विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को आवासीय एवं स्वायत्त होना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण की ओर ध्यान दे। इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के कारण 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया एवं लखनऊ में खोले गए। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया एवं लखनऊ में खोले गए। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें कि शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। हस्तांतरित कर दिया गया। प्रांतीय सरकार के समक्ष वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हुई, जिसके बाद प्रांतीय सरकार के समक्ष वित्तीय कठिनाई शुरू हुई। सार्जेंट योजना, जो कि 1944 में आया था। सार्जेंट योजना जो कब आया था, 1944 में आया था, और इसमें जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेबल। सार्जेंट योजना लॉर्ड वेबल के समय 1944 में आया था। सार्जेंट योजना 1944 के समय, सार्जेंट योजना 1944 के समय लॉर्ड वेबल के समय आया था। इसका परिचय क्या था सार्जेंट योजना का परिचय था कि इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट थे। राष्ट्रीय योजना तैयार करना इसका उद्देश्य था, राष्ट्रीय योजना तैयार करना, और इसके लिए सिफारिशें क्या क्या थी। 16 से 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। 18 से 17 वर्ष के आयु के समूह को चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। यह किसके बारे में था, ये था सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को 2 भाग होने चाहिए। पहला था विद्या विषयक शिक्षा, दूसरा था तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। सार्जेंट योजना के अनुसार देश की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण 40 वर्ष में होना चाहिए था, जिसे खेर समिति ने घटाकर 16 वर्ष कर दिया। कितना वर्ष कर दिया, 16 वर्ष कर दिया। इसके बाद वर्धा योजना आता है 1937 में। वर्धा योजना आता है 1937 में, और इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड लिनिथगो था। जो वर्धा योजना के जो 1937 में आता है उसमें वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था। परिचय महात्मा गांधी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका में वर्णित है। इसका परिचय जो है वर्धा योजना का परिचय महात्मा गांधी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका में वर्णित है। जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर 1937 में शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि वर्धा में हुआ था। वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया गया। उसमें वायसराय जो था लॉर्ड लिनिथगो था। इसका परिचय था महात्मा गांधी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका में वर्धा योजना लिखा गया था। जाकिर हुसैन द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या क्या सिफारिशें थी, वर्धा योजना में क्या क्या सिफारिशें थी, क्या क्या मांग थी। वर्धा योजना में क्या क्या मांग थी। वर्धा योजना की पहली मांग थी कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। वर्धा योजना में पहली बात कही गई थी प्रथम 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और यह शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। कक्षा 2 से लेकर कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात ही दी जाए, और कक्षा 8 के पश्चात अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। जो भी हस्त उत्पादित कार्य उस पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात मूल शिक्षा की योजना में कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा देने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को समाप्त कर देना चाहिए। 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना देना चाहिए। जो 20 वर्ष है उस तक व्यक्तियों को साक्षर बना देना चाहिए था। शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया। इसके बाद एक सारांश दिया गया है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इसके बाद ऐसे ही सारा का सारा है, इसको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट। इसमें कुछ बता देते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय आया था। इसके बाद
हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 में किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 में किया था। स्वतंत्रता के प्राप्त शिक्षा नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग बना, जो कि 1948-1949 में बना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, ये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था। डॉक्टर DS कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 1966 में बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोग था। 1976 में शिक्षा के समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। 1976 में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसमें कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। 6 से 14 वर्ष अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत दी जाने लगी। 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। 2020 में कस्तूररंगन की समिति की सिफारिश पर नवीन भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई। मूल्यांकन देख लेते हैं इसका क्या क्या सकारात्मक प्रभाव था। पहला प्रभाव था कि अंग्रेजों की आर्थिक मीमांसा की प्रकटीकरण हो गया। प्रेस के विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय हुआ इसके बाद, शिक्षा के बाद। और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी था। वैश्विक विचारों एवं गतिविधियों से परिचय होने लगा सभी का। भारतीय समाज एवं धर्म में सुधार आया। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या क्या था? ब्रिटिश सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भारत में विस्तार होने लगा। ब्रिटिश सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या होने लगा? भारत में विस्तार होने लगा। ब्रिटिशकालीन शिक्षा अत्यधिक महंगी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध थी। जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में थी वो ही, और अंग्रेजी में भी उपलब्ध। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया एवं स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। जीवन पद्धति एवं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति में असफलता मिली। औद्योगिक एवं तकनीकी विकास अवरुद्ध हो गया। सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिला। नैतिक एवं वैचारिक पतन हुआ। प्रमुख तथ्य के बारे में जान लेते हैं। 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज एवं अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। 1880 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना व न्यू इंग्लिश स्कूल के पुणे में प्रारंभ किया गया। 1884 में बाल गंगाधर तिलक, MB नामजोशी और VK चिपलूनकर द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी और औपचारिक रूप दिया गया। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1916 में धार्मिक शिक्षा के समर्थन मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां पर 1938 तक उन्होंने कुलपति के रूप में कार्य किया। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदुस्तान इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई। DK कड़वे क्या था कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कड़वे के द्वारा की गई। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली, जो कि DK कड़वे के द्वारा शुरू की गई थी। 1896 में पुणे में विधवा गृह की स्थापना DK कड़वे के द्वारा की गई। 1958 में भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। 1958 में भारतीय रत्न से DK कड़वे को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद पढ़ेंगे 1800 अध्याय 5.3 भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ। जो प्रेस था, भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ। आधुनिक विश्व में समाचार पत्र संचार में प्रमुख माध्यम बने हुए थे। इनके द्वारा सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचती थी। जो भी सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते थे, जो भी नीतियां बनती थी, कानून बनते थे, ये सब प्रेस के द्वारा ही जनता तक पहुंचती थी। 1576 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खुला। 1576 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1576 में खुला था। 1576 में गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस खुला। 1578 में प्रथम पुस्तक डॉक्टेरियन क्रिस्टिया लिखा गया। 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बम्बई आई। 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बम्बई आई। 1780 में जेम्स ऑगस्टस के द्वारा प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट शुरू किया गया। 1780 में द जेम्स ऑगस्टस के द्वारा प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट शुरू किया गया। प्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम के बारे में जानेंगे। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था, जिसमें भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून बना था। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। भारत का यह प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून था। समाचार पत्रों पर प्री सेंसरशिप लगाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 में प्री सेंसरशिप समाप्त कर लेता है। इसके बाद द लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट या फिर
अनुज्ञप्ति नियम जो कि 1823 में जॉन एडम्स ने लाया था। मजिस्ट्रेट की प्रेस जब्ती का अधिकार मिला, मजिस्ट्रेट को प्रेस जब्ती का अधिकार मिला। प्रेस की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार में का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। इसी कारण राजा राम मोहन रॉय को अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट या फिर मेटकॉप अधिनियम जो कि चार्ल्स मेटकॉप ने लाया था 1835 में। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस या फिर मेटकॉप अधिनियम जो कि चार्ल्स मेटकॉप ने लाया था। पुराने प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया, जो भी प्रेस पर पुराने प्रतिबंध थे सबको हटा दिया गया। प्रकाशक को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होगी। प्रकाशक जो था उसको केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होगी। यह कानून 1857 तक चलता रहा और इस अवधि में देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसके बाद जो हुआ था समाचार पत्रों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। चार्ल्स मेटकॉप भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉप को भारतीय समाचार पत्रों का भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉप को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। पंजीकरण अधिनियम जो कि 1867 में आया था। पंजीकरण अधिनियम जो कि 1867 में आया था। प्रत्येक पुस्तक व समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रण का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण कर दिया गया। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि जमा करनी जरूरी होगा। जिला दंडाधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के प्रकाशक को बुलाकर बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं, जिसमें यह लिखा होता था कि कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे सरकार के विरुद्ध संतोष भड़के। इस अधिनियम से बचने हेतु समाचार पत्रों को अपनी पत्र की एक प्रमाण प्रति सरकार प्रत्यक्षण को देनी होगी। इससे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कहा गया, जिसे लॉर्ड लिटन ने 1878 में शुरू किया था। बांग्ला पत्रिका अमृत बाजार रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। जो बांग्ला पत्रिका अमृत बाजार था वो रातों रात ही क्या हो गई, अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित पत्र सोम प्रकाश यह अधिनियम सर्वप्रथम लागू हुआ। यह अधिनियम सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित पत्र सोम प्रकाश पर यह अधिनियम सर्वप्रथम लागू हुआ। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस नियम को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। समाचार पत्र अधिनियम 1908। समाचार पत्र अधिनियम 1908 मजिस्ट्रेट के अधिकार दिया गया कि वह हिंसा उकसाने वाले समाचार पत्रों को संपत्ति को जब्त कर ले। हालांकि उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 आता है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 आता है, जिसमें कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया। फिर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया। आपत्तिजनक सामग्री के संदर्भ के निर्णय के अधिकार अदालत के स्थान पर प्रांतीय सरकार को दिया गया। सरकार को जमानत जब्त तथा पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया गया। 1921 में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। भारतीय प्रेस अधिनियम 1931, 32 और 1934 के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए। पड़ोसी देशों की आलोचना पर प्रतिबंध, भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर प्रतिबंध आदि काम किए गए। कुछ यहाँ पे प्रमुख तथ्य, मेन फैक्ट देख लेते हैं। कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू किया था? गोवा में 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था। अब 1558 में डॉक्ट्रिना क्रिस्टिया जो कि प्रथम पुस्तक छापा गया था। डॉक्ट्रिना क्रिस्टिया जो कि प्रथम पुस्तक छापा गया था। 1684 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेस आई। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेस मुंबई में आई। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम फोर्ड द्वारा पत्र छापने का प्रयास किया गया। 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की ने भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवाइजर का प्रकाशन किया। द अगस्त हिक्की ने भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवाइजर का प्रकाशन किया। सरकार की आलोचना करने के कारण उनका प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया गया।
1816 में गंगाधर भट्टाचार्य प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मातृंद को प्रकाशित किया। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन रॉय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन रॉय को दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने मुंबई से एक गुजराती समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार के प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोपतार का प्रकाशन किया था। राष्ट्र गोप तार का प्रकाशन किया था। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित की गई। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित की गई। 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में सोम प्रकाश का संपादन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका प्रकाशन किया था? सोम प्रकाश का, जो एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का संपादन किया, जो कि एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था, जिसके विरुद्ध सबसे पहली बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो सोम प्रकाश था, उसी पर पहली बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के बारे में बात की थी, और इसलिए किया गया क्योंकि इसमें नील आंदोलन की बात की गई थी। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का बांग्ला में प्रकाशन किया। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा महात्मा घोष ने इंडियन मिरर की स्थापना की। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में अंग्रेजी भाषा में मराठा का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर ने दो लिखे थे। एक पहला था अंग्रेजी भाषा में मराठा, और केसरी मराठा भाषा में। दो समाचार पत्रों का संपादन किया था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल थे। कौन थे? मनसुख लाल थे। महात्मा गांधी ने 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? पहले संपादक मनसुख लाल थे। 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल तथा अल विलाग की प्रकाशन किया। अल हिलाल तथा अल विलाग का प्रकाशन किया। 1913 में बीजी हर्नियल के सहयोग से फिरोज शाह मेहता ने मुंबई कॉर्नियल का प्रकाशन किया। बीजी हर्नियल के सहयोग से फिरोज शाह मेहता ने मुंबई कॉर्नियल का किया। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल ने उर्दू में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। गदर का प्रकाशन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने उर्दू भाषा में किया था। 1916 में एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमन बिल का प्रकाशन किया। एनी बेसेंट ने 1916 में न्यू इंडिया और कॉमन बिल का प्रकाशन किया था। कॉमन बिल का प्रकाशन किया था। 1919 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नवजीवन एवं हरिजन 1933 का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, नवजीवन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, और हरिजन 1933 का भी प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने हरिजन अंग्रेजी एवं हरिजन बंधु गुजराती तथा हरिजन सेवा हिंदी में प्रारंभ किया था। हरिजन जो था अंग्रेजी में, हरिजन बंधु जो था वो गुजराती में, और हरिजन सेवा जो था हिंदी भाषा में प्रारंभ किया था। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवा जो था वो हिंदी में प्रकाशन किया था। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे से प्रकाशित किया गया। यंग इंडिया मुंबई के द्विसाप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। यंग इंडिया प्रकाशित होता था। इसके प्रारंभिक संपादक में जमुना दास, द्वारका दास एवं शंकरालाल का नाम शामिल है, जो कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग से सदस्य भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन किया गया। जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसके द्वारा कॉमरेड और
हमदर्द का प्रकाशन किया गया कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया गया। फ्री हिंदुस्तान नाम अखबार शुरू किया गया। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला सजा पाने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, जिसे 1982 में 4 माह का कारावास दिया गया था। 1982 में 4 महीने का कारावास दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। संध्या, युगांतर एवं काल, इन 3 पत्रिकाओं ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंदो घोष संस्थापक के रूप में जुड़े थे। जो अंग्रेजी साप्ताहिक था वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष जुड़े हुए थे। जुलाई 1926 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत व मूक नायक का प्रकाशन किया। मूक नायक का प्रकाशन और बहिष्कृत भारत का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत और मूक नायक का प्रकाशन किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू पत्र वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला। लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू पत्र वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला। 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद द्वारा लखनऊ में कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया गया। कौमी आवाज़ का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया।